एक भिखारी के टूटे फूटे मकान में शादी का मंडप सजा हुआ था और जो शादी का मंडप सज रहा था जिस लड़की के लिए, वह और कोई नहीं करोड़पति बाप की बेटी थी। लड़की ने जिद पकड़ ली थी कि वह शादी करेगी तो उसके भैया के घर से ही करेगी, वरना वह बिल्कुल भी शादी नहीं करेगी। इसी वजह से उसका पिता जो करोड़पति होता है वह यहाँ पर उसके भिखारी भाई के घर रहकर अपनी बेटी की शादी करा रहा है। कौन थी वह करोड़पति लड़की और कौन था यह उसका भाई जो कि भिखारी था, एक करोड़पति बहन होने के बावजूद भी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक गांव होता है जिस गांव के अंदर एक करण सिंह नाम का व्यक्ति रहा करता है। करण सिंह जिसके परिवार में उसके 4 बच्चे हैं, जिनमें से एक लड़की है, यानी कि बड़े 2 बच्चे हैं, उससे छोटी एक लड़की है और एक सबसे छोटा लड़का है। करण सिंह जो होता है वो पैसों का काफ़ी ज़्यादा लालची होता है और इसी के चलते वह ज़्यादातर अपने पैसों को इधर उधर ब्याज पर दिया करता है और थोड़ा सा भी पैसा खर्च नहीं किया करता है। करण सिंह की पत्नी की मौत काफ़ी दिन पहले हो चुकी है। दरअसल वो बीमार हो गई थी और करण सिंह ने जब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया तो इसी कारण से वह उस दुनिया को छोड़कर चली गई। पैसा का लोभ करने की वजह से करण सिंह उसका अच्छे से इलाज नहीं कर पाता है और इसी वजह से वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। लेकिन फिर भी करण सिंह अपने बच्चों को घर पर पाल पोस रहा था और सारा समय अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था। करण सिंह एक छोटा सा बिजनेस किया करता था, जिस बिजनेस के अंदर उसके बड़े बड़े दोनों लड़के उसको सहारा दिया करते और इसी वजह से वह अपने बच्चों की शादी कराने के बारे में सोचता है। सोचने लगता है कि वे बिजनेस में हाथ बटाने लगे हैं तो क्यों ना अब इनकी शादी करा दी जाए और इनकी शादी हो जाएगी तो अच्छा खासा दहेज भी घर के अंदर आएगा। दरअसल करण सिंह ने अब तक कोई भी सुख सुविधाओं के सामान नहीं खरीदे थे, वह तो अपने बच्चों की शादी की राह देख रहा था। इसके बाद जो करण सिंह होता है वह अपने बच्चों की शादी करा देता है, बड़े बड़े वालों की, और उसके बाद उन दोनों की शादी के बाद उसे ढेर सारा दहेज मिलता है। क्योंकि करण सिंह वैसे ही लालची था लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं थी, अच्छा खासा रुपया पैसा था। एक तरह से आप कह सकते हो कि करण सिंह एक करोड़पति व्यक्ति था। बच्चों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद बच्चों की पत्नियां घर के अंदर आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही करण सिंह अपने बच्चों का दहेज देखता है तो उसके बाद वह अपने तीसरे बेटे की भी शादी कराने के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि इस बेटे की भी शादी करा देता हूं और इससे भी मुझे अच्छा खासा दहेज मिलेगा। लेकिन उस लड़के से बड़ी एक लड़की थी और कायदे के हिसाब से करण सिंह को उस लड़की की शादी करानी चाहिए थी, ना कि अपने छोटे लड़के की। उस लड़की का नाम होता है माधवी और माधवी अपने घर के अंदर घुटी डरी सहमी सी रहा करती है। दरअसल जब से उसके बड़े भाइयों की शादी हुई है उसके बाद से उसकी भाभियां उसे बार बार ताना मारा करती हैं कि कब जाएगी हमारी छाती से और हमें तो पूरा परेशान करके रखा है। अब इसके बाद जो माधवी होती है वह राह देख रही है कि कभी ना कभी तो पिता उसके लिए कोई लड़का ढूंढेगा और उससे मेरी शादी करा देगा और उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन पिता के दिमाग में दहेज का लालच था और दहेज के लालच की वजह से वह अपनी बेटी की शादी तो नहीं कराता है, अपने बेटे की शादी जरूर से करा देता है। उसने अपने तीसरे बेटे की भी शादी करा दी थी, लेकिन बेटी जो कि अपने छोटे भाई से बड़ी थी उसके बावजूद भी वो अपनी दहलीज पर कुंवारी बैठी हुई थी। इसके बाद जो करण सिंह होता है वह अपनी बेटी की शादी के बारे में जब भी सोचता है तो वह सोचने लगता है कि ढेर सारा रुपया पैसा खर्च होगा तो इससे अच्छा मैं कुछ पैसे कमा लेता हूं और कमाकर जब मेरे पास पैसे इकट्ठा हो जाएंगे उन पैसों से अपनी बेटी की शादी करा दूंगा। इसी तरह से सोचते हुए काफी दिन बीत जाते हैं, क्योंकि जब भी करण सिंह के पास कुछ पैसे इकट्ठा हुआ करते उन पैसों को ब्याज पर चढ़ा दिया करता और बेटी की शादी के लिए और पैसे जोड़ने लगा करता। इसी व्यवहार के चलते करण सिंह बिल्कुल भी अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देता है और धीरे धीरे जो माधवी होती है उसकी उम्र 24 साल हो जाती है। यहाँ तक कि जो उसके छोटे भाई की पत्नी होती है वह भी उसको ताना मारने लगती है और जो उसके भाई होते हैं वह तो अपने पिता के सामने कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि पिता का घर के अंदर राज चला करता है और जैसे वो कह दिया करता है वैसे बच्चे करा करते हैं। धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है। गांव में भी लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे थे कि करण सिंह को अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। और इधर माधवी भी बार बार अपनी शादी के सपने देखा करती, लेकिन पिता माधवी के ऊपर बिल्कुल भी गौर नहीं दे रहा है और वह तो पैसे कमाने में लगा हुआ है। अब बेटी अगर माँ होती तो माँ से कह देती, यहाँ पर जो भाभियाँ हैं वो उल्टा उसे धमकाया करती और उसके जो भाई होते हैं वह भी अपनी पत्नियों की ओर लेकर अपनी बहन को ही धमकाया करते। माधवी पूरी तरह से परेशान हो जाती है, क्योंकि रोज सुबह शाम खाने के साथ साथ उसे ताने भी सुनने को मिला करते हैं और जब भी वह कभी अपने पिता से इस बात को कहा करती है तो उसका पिता उल्टा उसे धमका दिया करता है। माधवी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और एक दिन वह अपना घर छोड़कर शाम के समय घर से निकल जाती है।
शाम के समय वह घर से निकल गई थी और उसने फैसला कर लिया था कि वह अब अपने आप को इस दुनिया से मिटा लेगी, बिल्कुल भी इस दुनिया में नहीं रहेगी। यही सोचकर माधवी जो होती है पास ही के रेलवे ट्रैक पर चली जाती है और वहां पर ट्रेन आने की राह देख रही थी। तभी अचानक से वहां पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है योगेश। योगेश जिसकी उम्र लगभग 38 साल होगी और वह भीख मांगकर अपना गुजारा किया करता है या फिर इधर उधर से छोटा मोटा कबाड़ा इकट्ठा कर लिया करता है और उसे बेचकर अपना गुजारा किया करता है। योगेश जैसे ही माधवी को देखता है तो देखते हुए समझ जाता है कि यह लड़की कुछ ऐसा वैसा करना चाहती है, तो इसी वजह से वह उसके पास में आकर कबाड़ा चुनने लगता है। और जैसी ट्रेन आती है और माधवी उसके सामने जाने को होती है तो योगेश एकदम से पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और उसे समझाने लगता है, कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, ऐसा करना घोर पाप होता है, अगर हम ऐसा करते हैं तो ऊपर वाला हमें कभी भी माफ नहीं करता। माधवी जब देखती है कि उस व्यक्ति ने उसे बचा लिया है तो उसके बाद वह फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि भैया मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी अब इसी लायक रह गई है और तुमने मुझे क्यों बचाया है। इसके बाद जो योगेश होता है सबसे पहले उसे शांत कराता है और उससे पूछने लगता है कि बहन ये बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है। तो इसके बाद जो माधवी होती है वह इस बात को कहने में थोड़ी सी कतरा जाती है क्योंकि गांव की लड़की थी और ये बातें करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो इसी वजह से माधवी चुप रह जाती है और इसके बाद जो योगेश होता है उसे उसकी चिंता होने लगती है। वह सोचता है कि अगर इस लड़की को मैंने यहाँ पर छोड़ा तो ये फिर से ऐसा कुछ कर सकती है, तो इसी वजह से वह उसे बहला फुसला कर अपने साथ अपने घर ले जाता है। घर जाने के बाद माधवी योगेश का घर देखती है जो काफी ज्यादा खंडरनुमा बना हुआ था और इधर योगेश के परिवार को देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि योगेश की पत्नी भी है, उसका एक बच्चा भी है और वह अपने घर का गुजारा भीख मांगकर किया करता है। घर देखने से लग रहा था कि इन लोगों की हालत इतनी तो खराब नहीं है, लेकिन फिर भी योगेश जो है वो भीख क्यों मांगा करता है, ये बात माधवी की खटकने लगती है। वह सोचने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इसे भीख मांगनी पड़ रही है, क्योंकि इसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है और ना ही शरीर में इसके में कोई कमी दिखाई दे रही है। तो उसके बाद जो माधवी होती है वह योगेश से बात करने लगती है और बातों बातों में उससे पूछने लगती है, भैया घर को देखकर तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप ऐसा काम क्यों किया करते हैं, कोई अच्छा सा काम कर लीजिए जिससे आपका अच्छे से गुजारा होने लगे। तभी जो योगेश होता है वह एकदम से चुप सा रह जाता है और मायूसी उसके चेहरे को घेर लेती है। माधवी सोचने लगती है कि इनको मेरी बात बुरी लग गई है, तो उसके बाद वो उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि भैया अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना। लेकिन तभी जो योगेश होता है वह कहने लगता है कि नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरी मजबूरी है भीख मांगने की, क्योंकि मुझे कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें मैं चलते चलते अचानक से बेहोश हो जाया करता हूँ लगभग 10 से 15 सेकंड के लिए, और ऐसी बीमारी के चलते मैं कहीं पर कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर मैं कहीं पर भी काम करूंगा या किसी बड़े शहर में काम ढूंढने के लिए जाऊंगा तो वहां पर मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर चलते हुए रोड पर मैं बेहोश हो गया तो मेरे साथ कोई घटना भी हो सकती है। या फिर किसी फैक्ट्री में मैं काम करूंगा तो वहां पर मशीनों के सामने अगर मैं बेहोश हो गया तो मैं हादसे का शिकार भी हो सकता हूं। इस बीमारी के चलते मैं काफी ज्यादा परेशान रहने लगा और फिर मैंने अंत के दर्जे भीख मांगना ही उचित समझा, क्योंकि बीमारी का इलाज करवाने के लिए भी पैसे लगते हैं और साथ में परिवार का खर्च भी उठाना पड़ता है। वह दोनों वहां पर बैठकर इन बातों को कर ही रहे थे, तभी अचानक से जो योगेश की पत्नी होती है वह दूसरे के घर पर काम करने के लिए गई थी, वह भी वहां से वापस आ जाती है और वापस आकर जैसी माधवी को देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और अपने पति की तरफ आंखों ही आंखों से इशारा करने लगती है कि कौन है ये और तुम इसे अपने साथ क्यों ले आए। तो उसके बाद योगेश जो होता है उसके इशारों को समझ जाता है और फिर माधवी के सामने ही उसे बताने लगता है कि यह इस तरह से मुझे रेलवे ट्रैक पर मिली थी और यह कुछ ऐसा वैसा करना चाहती थी, मैं इसी वजह से इसे अपने साथ ले आया ताकि ये ऐसा वैसा कुछ ना कर सके, और तुम ही इसे समझाओ और तुम ही से पूछो कि ऐसी क्या समस्या है जो ये ऐसा कुछ करना चाहती है। इसके बाद जो योगेश की पत्नी होती है वह माधवी को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है अंदर की तरफ और वहां जाकर उससे पूछने लगती है कि माधवी आखिर तुम्हें ऐसा क्या हुआ जो तुम ऐसे कदम उठा रही थी। तो उसके बाद जो माधवी होती है यहाँ पर सामने उसकी एक महिला थी, तो उस महिला को अपना सारा दुखड़ा सुना देती है और कहती है कि इस तरह से मेरी भाभियां मुझे परेशान किया करती हैं और मेरे पिता मेरी शादी नहीं करा रहे हैं क्योंकि वह काफी ज्यादा लालची है, तो उनके लालच के चलते मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और जब भी मैं कभी पिता से कोई शिकायत किया करती हूँ भाभीियों के बारे में तो वह उल्टा मुझे ही डांट दिया करते और यह बात मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो इसी वजह से जब मेरी भाभियां बार बार मुझे ताना मारा करती हैं कि तू भाग जाए यहाँ से या कहीं जाकर अपने आप को इस दुनिया से विदा कर ले, तो इसी वजह से मैंने फैसला किया कि मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगी। जैसे ही यह बात योगेश की पत्नी सुनती है तो
एकदम से उसे बड़ी हैरानी होती है कि ऐसा भला क्या पिता होगा। लेकिन फिर उसके समझ में आ जाता है, जैसे माधवी ने बताया था कि उसकी माँ नहीं है। इसके बाद जो योगेश की पत्नी होती है वह योगेश को बता देती है और उसे बताती है कि अपने पिता का नाम फलाना बता रही थी। जैसे ही योगेश उसके पिता का नाम सुनता है कि करण सिंह की वो बेटी है, तो एकदम से उसे पहचान जाता है, क्योंकि वह आसपास के गांव में पूरी तरह से फेमस था। वह हर किसी को पैसे दिया करता और उसके बदले कुछ सामान गिरवी रखवाया करता। योगेश को पहले तो विश्वास नहीं होता, लेकिन जब योगेश पूछने लगता है माधवी से कि बहन क्या सच में ही तुम करण सिंह की बेटी हो, तो वह बता देती है कि हाँ भाई, मैं ही करण सिंह की बेटी हूँ। इसके बाद जो योगेश होता है वह माधवी से कहने लगता है कि बहन तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और तुझे वापस से अपने घर चला जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। लेकिन माधवी साफ साफ इनकार कर देती है, कहती है कि भैया अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं आपके घर से चली जाऊंगी, लेकिन घर तो मैं वापस लौट कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर मेरे साथ बहुत ही गलत होता है और तरह तरह से मेरी भाभियाँ मुझको परेशान किया करती हैं। इस बात को सुनकर योगेश मौके की नज़ाकत को समझता है और सोचने लगता है कि अगर मैंने इससे जाने के लिए ज़्यादा कहा तो ये रात के समय हमारा घर भी छोड़कर चली जाएगी। तो इसी वजह से वो कहता है कि कोई बात नहीं बहन, तुम आराम से यहाँ पर रहो, जब तक तुम्हारा मन करे जब तक तुम यहाँ पर रह सकती हो। इधर माधवी के घर में जैसे उसका पिता शाम को बिजनेस से वापस लौटता है तो घर के अंदर अपनी बेटी को नहीं पाता, तो अपनी बहुओं से पूछने लगता है कि माधवी कहाँ चली गई। तो उसके बाद वो बहुएं कहने लगती हैं कि इधर ही कहीं पड़ोस में गई होगी, आ जाएगी वापस, कोई बात नहीं, आप खाना खा लीजिए और आराम कर लीजिए। इसके बाद जो माधवी का पिता होता है वह आराम करने लगता है अपने घर में। और जैसे ही दूसरा दिन होता है तो दूसरे दिन सुबह सुबह जब उसे घर में माधवी नहीं मिलती तो उसके बाद वह अपनी बहुओं को बुलाकर दोबारा से पूछने लगता है। तो उसकी बहुएं कहने लगती हैं कि हो सकता है अपने किसी आशिक के साथ भाग गई होगी, हमें क्या पता, अब न जाने कहाँ चली गई, वो तो आपका मुंह काला कर चली गई। यानी कि भाभियां अब भी ननद के खिलाफ जहर उगलती हैं और इस जहर का असर सीधा उसके पिता पर पड़ता है। करण सिंह भी सोचने लगता है कि मेरी बेटी ने मेरी नाक कटा दी, तो इसी वजह से वह उसे कहीं पर भी ढूंढने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि साथ में उसे दहेज का फायदा भी हो रहा था कि उसे ना तो अपनी बेटी की शादी करनी होगी और ना ही किसी दूसरे को दहेज देना होगा। इसके बाद गांव के अंदर धीरे धीरे यह बात फैलने लगती है और दोपहर तक पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि इनकी लड़की भाग गई है, न जाने कहां होगी और क्या कर रही होगी। कुछ लोग तो करण सिंह को बुरा बताते हैं कि अपनी बेटी की सही उम्र में शादी करा देता, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन कुछ लोग माधवी को ही गलत बता रहे थे कि इस लड़की ने इसकी नाक कटा दी और बहुत ही गलत लड़की है। इधर दूसरे दिन जो लड़का योगेश होता है, जो कि भीख मांगकर गुजारा किया करता है और माधवी जिससे भैया कहा करती है, वह यहाँ पर इस गांव के अंदर आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद अलग अलग घरों में भीख मांगकर लोगों की राय जानने लगता है माधवी के बारे में। वह लोगों से पूछता है कि यहाँ पर जो करण सिंह जी रहते थे, मैंने सुना है कि उनकी बेटी कहीं चली गई है। तो उसके बाद पहले घर में तो वो उससे कहते हैं कि उस लड़की ने अपने पिता की नाक कटा दी और बिल्कुल भी उसने अच्छा नहीं किया है। लेकिन अगले जैसे 2-3 घरों में वो जाता है तो वहां पर उसे सुनने को मिलता है कि लड़की की कोई गलती नहीं है, उसके पिता ने ही गलत किया है। 24 साल की उम्र में भला लड़की को कौन घर पर रखता है। इसके बाद एक घर में उसे बुजुर्ग अम्मा मिलती है और बुजुर्ग अम्मा भी ऐसा ही कहती है कि इसमें इसके पिता की गलती है। तो जो वह भिखारी होता है वह उस बुजुर्ग अम्मा को अपने बारे में पूरी बात बता देता है और उन्हें बता देता है कि जो इनकी बेटी माधवी है वो मेरे घर पर है और वो इस तरह से अपने आप को इस दुनिया से विदा करना चाहती थी और मैं जैसे तैसे उसे अपने घर पर ले गया हूं। आप ऐसा करना उसके पिता को बता देना, क्योंकि वह घर आने के लिए तैयार नहीं है, वो वहां पर आकर अपनी बेटी को ले आएंगे। वो पूरी तरह से सही है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, मेरा और उसका बहन भाई का रहता है। ऐसा कहकर योगेश वहां से लौट जाता है और इसके बाद वह बुजुर्ग महिला सीधा करण सिंह के पास जाकर इस बात को बता देती है। अब करण सिंह जैसे इस बात को सुनता है तो उसे अपना डर लगने लगता है कि जनता उससे क्या कहेगी, बेटी की शादी नहीं की। तो इसी वजह से वह अफवाह फैला देता है कि मेरी बेटी को एक भिखारी भगा कर ले गया है और मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूं, सबसे पहले मैं पुलिस केस करूंगा। इसके बाद करण सिंह पहले तो थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाता है और उसके बाद गांव के कुछ लोगों को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह के लिए उस बुजुर्ग महिला ने बताया था। साथ में पुलिस भी थी और जैसे ही पुलिस वाले दरवाजा खटखटाते हैं तो उसके बाद जो योगेश होता है वह दरवाजा खोलता है और उसे पता था कि अभी थोड़ी देर में करण सिंह अपनी बेटी को लेने के लिए आ रहा है, तो इसी वजह से वो वापस से घर पहुंच गया था। अब जैसे ही वह सामने पुलिस को और इतने सारे लोगों को देखता है तो उसे पूछने लगता है कि भाई आप सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तो केवल इसके पिता से ही कहा था कि वो आकर अपनी बेटी को ले जाएंगे। लेकिन तभी पुलिस वाले उस पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि तूने इनकी बेटी को फंसाया है और फंसाकर बहला फुसलाकर उसे अपने साथ ले आया है, तुझे पुलिस स्टेशन चलना होगा, हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। योगेश जैसे इस बात को सुनता है तो एकदम से उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती
जाती है वहीं पर उसकी पत्नी भी आ गई थी और साथ में जो लड़की माधवी थी वह भी आ गई थी। अब फिलहाल तक तो माधवी चुपचाप रहती है, लेकिन जब वो देखने लगती है कि पुलिस वाले योगेश को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं और साथ में गांव वाले भी यही कह रहे हैं कि इसने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है, तो उसके बाद माधवी से नहीं रहा जाता और वह पुलिस वालों के सामने चीख चीख कर सारी बातें सभी लोगों के सामने बता देती है और कहती है कि इसमें सारी गलती मेरे पिता की है। मेरे पिता को मेरी शादी कर देनी चाहिए थी, क्योंकि घर में जो भाभियां हैं वो मुझसे गलत गलत बातें कहा करती हैं, मुझे ताना मारा करती हैं और कहा करती हैं कि न जाने कब तक हमारी छाती पर रखी रहेगी और कब इस घर को छोड़कर जाएगी। इसी बात से तंग होकर मैं तो अपने आप को इस दुनिया से मिटा ही रही थी, लेकिन भला हो उस टाइम पर योगेश भाई का जो ये वहां पर आ गए और इन्होंने मुझे बचा लिया, वरना मैं एक ऐसा काम कर देती जिसके लिए ऊपर वाला भी मुझे माफ नहीं करता। ऐसा कहते हुए माधवी फूट फूट कर रोने लगती है और माधवी की ये बात सुनकर कुछ गांव वाले और पुलिस वाले भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। जब वह ये बात देखते हैं कि सारी के सारी गलती इसके पिता की है, अगर ये सही उम्र में इसकी शादी कर देता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो उसके बाद गांव वाले और पुलिस वाले उसके पिता को दोषी ठहराने लगते हैं और कहते हैं कि तूने जो कुछ भी किया है ये बिल्कुल सही नहीं है और तुझे अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करनी होगी और इसे अभी के अभी अपने साथ ले जा। लेकिन वहीं पर जो माधवी होती है वह रोते हुए एकदम से चुप होती है और कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी अपने पिता के साथ नहीं जाऊंगी। अगर इन्हें मेरी शादी करनी है तो मेरे लिए लड़का ढूंढ दे, लेकिन इतने दिनों तक मैं अपने भाई के यहाँ पर रहूंगी और यहीं से मेरी डोली उठेगी। ऐसा कहकर माधवी अपने पिता के साथ जाने से मना कर देती है और अब गांव के अंदर सभी लोगों को पता चल गया था कि माधवी कहाँ है और किस वजह से वो उस जगह पर है। तो इसी वजह से जो गांव वाले होते हैं, जो करण सिंह को जाना पहचाना करते थे, वह बार बार उससे कहा करते हैं कि जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी करा दे, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है जो कुछ तू कर रहा है। जब तूने अपने छोटे बेटे की शादी की थी तो उससे पहले तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल रखना चाहिए था। अब करण सिंह पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और इस दबाव के चलते वह फौरन से एक लड़के को ढूंढता है और ढूंढने के बाद अपने बेटी की शादी उस लड़के से तय करा देता है। लड़के का रिश्ता काफी अच्छा था, क्योंकि अब बात गांव में आ गई थी, तो इसी वजह से जो करण सिंह होता है वो कोई भी कोताही इस बात में नहीं बरतता है और अपनी बेटी की उस लड़के से शादी तय करा देता है। लड़की भी इस बात को सुनकर बड़ी खुश होती है और उसके बाद बेटी के कहे अनुसार योगेश के घर में ही मंडप सजाया जाता है और वहीं से जो माधवी होती है उसकी शादी उस लड़के से करा दी जाती है। अब बारात के अंदर जब कुछ लोग आते हैं तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि करोड़पति बाप की बेटी है, लेकिन यहाँ पर घर को देखकर कहीं से भी वो करोड़पति नहीं लग रहा था, उल्टा वह भिखारी सा लग रहा था। इसके बाद कुछ लोगों के जरिए धीरे धीरे ये बात सभी लोगों में फैल जाती है और सभी लोग इस बात पर हाथ मलते रह जाते हैं। जैसे ही माधवी की शादी हो जाती है और वह अपने घर आने जाने लगती है, तो उसके बाद वह योगेश का अच्छे से ख्याल रखती है और अपने पति से बात करके योगेश की इस बीमारी का इलाज कराती है, जिस बीमारी की वजह से वह कोई भी काम नहीं कर पाता है। इसके बाद कुछ दिनों इलाज चलने के बाद योगेश की बीमारी ठीक हो जाती है और बीमारी ठीक होने के बाद जो योगेश होता है वह भी आम लोगों की तरह जिंदगी व्यतीत करने लगता है और अच्छे से माधवी जब भी उसके पास आया करती तो उसका वेलकम किया करता। माधवी कभी भी अपने पिता के घर नहीं जाया करती है, वह तो अपना ताल्लुकात योगेश से रखा करती है। जो पिता ने उसका एक बार कन्यादान कर दिया सो कर दिया, उसके बाद से वो कभी भी उसके पास नहीं गई है। माधवी को एक बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाला पति मिलता है और माधवी अपने घर को अच्छी तरह से संभालती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।